अमित एक गरीब किसान था। उसका दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसके दो दोस्तों के, जिनका नाम हीरा और अनंत था। बड़ी मुश्किलों के बाद अमित की एक लड़की सिया से शादी तय हो जाती है। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी शादी के लिए पैसे जमा करता है, मगर मुसीबतें तब आती हैं जब उसकी सारी मेहनत बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक गरीब बारिश में अपनी शादी कर पाएगा। अमित अपने दोस्तों के साथ लड़की देखने जाता है। तब उसके होने वाले ससुर उससे कहते हैं, देखो अमित बेटा, हमारी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन बस मेरी एक ही शर्त है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है तो शादी की सारी तैयारियां तुमको ही करनी पड़ेगी, तभी हम ये शादी करेंगे। क्या इसका मतलब शादी का सारा खर्चा मुझे करना पड़ेगा? हाँ, और क्या। अब तुम अपना फैसला बता दो, वरना मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमित कुछ बोलता इससे पहले ही उसका दोस्त हीरा अमित के ससुर से कहता है, नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम लोग सब तैयारी कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। चलो फिर, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझता हूं। जी जी जरूर। अमित अपने दोस्तों के आगे कुछ कह नहीं पाता, मगर जब वो उनके साथ घर के बाहर आ जाता है, वो हीरा से कहता है, हीरा मेरे दोस्त, ये क्या क्या तुमने? अब मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। इसका मतलब हमें खेतों में काम करने के साथ साथ कुछ और काम भी ढूंढना पड़ेगा। अरे तू चिंता मत कर अमित, हम तीनों मिलकर अच्छे से सारा इंतजाम करेंगे, तेरे ससुर को कोई कमी नहीं दिखेगी। क्यों अनंत? अरे हाँ हाँ, और क्या। और वैसे भी मुझे तो यही लड़की सिया अच्छी लगी, हमारी भाभी तो यही बनेगी। और अब पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अच्छी भाभी रोज रोज नहीं मिलती। ये सुनकर तीनों दोस्त साथ में हंसने लगते हैं और अगले दिन से ही अमित कड़ी मेहनत करने लगता है। वो खेतों में काम करता है और उसके बाद गांव की ही एक फैक्ट्री में भी काम करने जाता। इसी के साथ साथ उसके दोनों दोस्त हीरा और अनंत भी उसकी मदद करने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। ऐसे ही वो सब मिलकर एक महीने में इतने पैसे जमा कर लेते हैं जिससे वो अच्छे से शादी की तैयारियां कर सके। एक दिन अमित अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, हमने इतने पैसे जमा कर लिए हैं, बस अब सारी तैयारियां अच्छे से हो जाए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे दूल्हे राजा, चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे जिगरी दोस्त, हम सब अच्छे से देख लेंगे। हाँ हाँ, और क्या। तुम तो बस शादी की खुशियों के बारे में सोचो और किसी भी तरह की फिक्र मत करो। अपने दोस्तों का इतना साथ पाकर अमित को बहुत तसल्ली थी। ऐसे ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। अमित के घर के पास में ही एक छोटा सा मैदान था और वहीं पर अमित की शादी का टेंट और मंडप सजा हुआ था। खाने पीने की भी सारी तैयारी वहीं पर हुई थी। उधर अनंत अमित के पास पहुंचता है और देखता है कि अमित अभी भी सजावट के काम में बाकी लोगों की मदद कर रहा था। वो उससे कहता है, ओहो अमित, तू अब तक क्या कर रहा है? तेरी शादी का मंडप सज चुका है और सारे मेहमान भी आने वाले हैं, सारा खाना भी तैयार है। तू अब बस जल्दी से तैयार हो जा, बाकी सारी तैयारियां हम देख लेंगे। ऐसे तो दूल्हा कम और बावर्ची ज्यादा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ और तैयार होकर वापस आता हूँ अनंत। अमित अपनी शादी के लिए तैयार हो जाता है और मंडप में पहुंचता है। सबसे पहले उसे उसके होने वाली सास ससुर दिखाई देते हैं। मानना पड़ेगा अमित, तुमने तो शादी का काफी अच्छा बंदोबस्त किया है, हम सबको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पापा जी। अब तुम मंडप में बैठ जाओ, शुभ मुहूर्त होने वाला है। सिया भी बस तैयार होकर आती ही होगी। अमित तैयार होकर शादी के मंडप में बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये बारिश अचानक से कैसे? तेज हवा चलने लगती है और अमित की शादी का मंडप हवा से उड़ जाता है। सभी लोग ऐसी जोरदार बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हीरा और अनंत दौड़ते हुए अमित के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अमित जल्दी से हमारे साथ चल, वापस तेरे घर के अंदर चलते हैं, वरना तेज बारिश में तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ जल्दी चलो अमित, बारिश बहुत तेज है। अनंत और हीरा अमित को अपने साथ ले जाते हैं।
थोड़ी ही देर में बारिश और तेज हो जाती है और सारे मेहमान अपने घर लौट जाते हैं। बारिश काफी देर से हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 1.5 घंटे बाद बारिश रुकती है। हीरा और अनंत बाहर का हाल देखकर जब वापस आते हैं तो उनके मुंह उतर चुके थे। क्या हुआ तुम दोनों को? क्या हाल है बाहर का? बताओ। पूछ मत अमित, सारा खाना बर्बाद हो गया, मंडप भी हवा से उड़ गया और सारे मेहमान चले गए। सारी सजावट भी पानी की वजह से बर्बाद हो गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे हीरा? अब क्या होगा? ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। सारी की सारी तैयारी बर्बाद हो गई इस बारिश की वजह से। तभी पीछे से अमित के सास ससुर भी वहां आ जाते हैं। वो भी काफी परेशान लग रहे थे। वो अमित से कहते हैं, अमित, बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब शादी कैंसिल करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है और तुम्हें दोबारा से शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या दोबारा से? भला मैं इतने पैसे दोबारा कैसे जमा करूंगा? ये तो नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता। सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत इस पानी में बह गई। अब हम और कर भी क्या सकते हैं अमित? तुम्हें जितना वक्त लेना हो ले लो, हम इंतजार कर लेंगे। अब और कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी ये तुम्हारी किस्मत थी ना, ये सब हुआ। अब तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। बिना अच्छी तैयारियों के मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। अमित अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अमित को ये सब सुनकर रोना आ जाता है। वो वहीं बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हाँ, मुझ जैसे गरीब आदमी की किस्मत अच्छी तो हो भी नहीं सकती। मैंने इतनी मेहनत से इतने पैसे जमा किए थे और सब कुछ ही घंटों में सब बर्बाद हो गया। मेरे सारे सपने इस पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। हीरा अमित को चुप कराते हुए उससे कहता है, अमित भाई, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर फिर से सब ठीक कर देंगे। अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता हीरा, और हम आखिर कितनी बार सब ठीक करेंगे? बस अब मुझसे कुछ और नहीं हो पाएगा। मैं अब हिम्मत हार चुका हूं। हीरा अमित को समझा ही रहा होता है, लेकिन तभी अनंत के दिमाग में एक तरीका सूझता है। वो वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, अमित भाई, चिंता मत करो, शादी होगी और आज ही होगी। सब लोग मेरी बात सुनो। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम ये शादी आज ही करवा सकते हैं। ये सुनकर अमित चौंक जाता है और उसके साथ साथ वहां खड़े उसके सास ससुर भी चौंक जाते हैं। क्या? मगर कैसे? ऐसा कैसे मुमकिन है अनंत? अब भला ये कैसे मुमकिन है? इतने कम समय में वापस से बाहर तैयारियां करना तो नामुमकिन है। मुझे तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, हम तैयारियां बाहर नहीं करेंगे तो फिर क्या करोगे तुम लोग? आप सब यहीं रुकिए, मैं और हीरा बाजार होकर अभी वापस आते हैं, बस थोड़ी देर। इतना कहकर अनंत हीरा को लेकर वहां से चला जाता है। अमित और उसके सास ससुर उनका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस लौटते हैं और उनके हाथ में बहुत सारे फूल और शादी का बचा हुआ सामान था। ये सब क्या है? इस सारे सामान का हम क्या करेंगे? जी, हमने सोचा है कि शादी आज ही होगी और इसी घर में होगी, वो भी इसी सामान की मदद से। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो नहीं लगता है कि अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये अमित कि देख, वैसे भी सारे मेहमान अब जा चुके हैं और सिर्फ हम सब घर वाले ही बचे हैं, तो हम अभी पूरे घर को इन सुंदर सुंदर फूलों से सजा देंगे। हाँ, और घर के आंगन के बीच में हम पूजा का सारा सामान रख देंगे ताकि वहां पर तुम्हारे फेरे हो सकें। तो इस तरह शादी घर में ही होगी। मगर अमित कुछ कहता इसके पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, वैसे मुझे ये सुझाव बुरा नहीं लगा। पहले के जमाने में भी शादियां घर में ही तो होती थी और शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर वालों का होना, और हम सब यहां तो हैं ही, और घर के अंदर भी शादी की सारी तैयारियां की जा सकती हैं। मुझे मंजूर है। हाँ अमित, तो अब तुम निराश मत हो और ज्यादा सोचे बिना घर को सजाने में मदद करो और हम लोग तुम्हारी दुल्हन को यहाँ लेकर आते हैं। अमित के सास ससुर वहां से चले जाते हैं
और आखिरकार अपने दोस्तों की बात सुनकर अमित की निराशा भी गायब हो जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर को फूलों से सजाने लगता है। वाकई में दोस्तों, घर को फूलों से सजाने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। पूरे घर में फूलों की खुशबू ही खुशबू है। अमित, आखिर आइडिया किसका था? अच्छा तो होना ही था। थोड़ी ही देर में अमित, अनंत और हीरा मिलकर सारा घर फूलों से सजा देते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर आंगन में हवन की सामग्री और शादी का सारा सामान रख देते हैं। तभी अनंत कहता है, मैं अभी पंडित जी को लेकर आता हूं दोस्तों। ठीक है अनंत। अनंत पंडित जी को लेने चला जाता है और तभी अमित के होने वाले सास ससुर सिया को लेकर वहां आ जाते हैं। सिया अपनी शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। वो आकर अमित के बगल में खड़ी हो जाती है। अरे सिया भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सचमुच में एकदम सीता माता लग रही हैं। दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम सीता जैसी। सभी लोग हंसने लगते हैं और इतने में अनंत पंडित जी को लेकर वहां पहुंच जाता है। लो, अब पंडित जी भी आ गए। अब शुभ मुहूर्त निकले उससे पहले ही शादी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर क्या था, इतनी मुसीबतों के बाद भी गरीब अमित की शादी सिया से हो जाती है। बारिश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और अंतिम समय तक कोशिश करते रहना चाहिए। रिया सिया दोनों जुड़वा बहनें थी, मगर दोनों ही एक दूसरे की जानी दुश्मन भी थी। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाइयां होती रहती थी। दोनों बस एक ही उम्मीद पर जी रही थी कि जब उनकी शादी होगी तब उन दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब उनकी एक ही घर के दो भाइयों से शादी हो जाती है तब उनकी असली परेशानी शुरू होती है। आइए आगे देखते हैं कि आखिर दोनों बहनें अपनी अपनी नफरत के साथ एक ही घर और एक ही रसोई में कैसे गुजारा करेंगी। घनश्याम और अनुराग दोनों भाई थे और बचपन से ही दोनों बड़े प्यार से रहते थे। वो इस बात से अनजान थे कि रिया सिया एक दूसरे की दुश्मन है। शादी के अगले दिन सुबह होते ही अनुराग अपनी पत्नी सिया से कहता है, सिया, आज तुम्हारा और भाभी रिया का इस घर में पहला दिन है, तो मैं और घनश्याम भैया चाहते हैं कि तुम दोनों अपनी पहली रसोई साथ में करो और हम सबको बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाओ। देखो जी, मैं कह देती हूँ, मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रिया किचन में आई तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वो मुझे एकदम नापसंद है। सिया की ऐसी बातें सुनकर अनुराग हैरान हो जाता है। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सिया? लेकिन अनुराग कुछ बोलता उससे पहले ही अनुराग और घनश्याम के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। अरे सिया बेटी, जाओ, रिया किचन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुम दोनों की पहली रसोई है ना, तो तुम दोनों साथ में खाना बनाओ, जाओ। सिया अपनी सास की बात टाल नहीं पाती और मुंह बनाते हुए गुस्से में किचन में पहुंच जाती है। वहां रिया पहले से ही खीर बना रही थी। ए रिया, हट जा यहाँ से, पहले मैं सबके लिए दही खिचड़ी बना दूं, फिर आकर खीर बनाना। ओह हो, बड़ी आई मुझे आदेश देने वाली। मैं यहाँ पहले से खड़ी थी और खीर बना रही थी। तू बाद में आई है तो चुपचाप इंतजार कर, समझी? सिया को गुस्सा आ जाता है और वो रिया को पीछे धक्का देकर खुद गैस पर कुकर चढ़ाने लगती। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। रिया सिया के बाल नोचकर उसे पीछे कर देती है और इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पर घनश्याम और अनुराग आ जाते हैं। अरे रिया सिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? ये तुम दोनों कैसे लड़ रही हो? अरे अगर मम्मी पापा यहाँ आ गए तो हंगामा हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया जी, ये सिया को देखो, यही आकर मुझसे लड़ रही थी। मैं इसके साथ खाना नहीं बनाऊंगी, पहले इसे यहाँ से जाने को कहो। अरे भाभी, ये मुमकिन नहीं। आप दोनों को साथ में खाना बनाना ही पड़ेगा, वरना मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। रिया सिया गुस्से में घनश्याम और अनुराग की बात मान तो लेती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बदला लेने की ठान लेती हैं। खिचड़ी बनाते वक्त सिया सोचती है, इस रिया को तो मैं अभी बताती हूँ, इसकी खीर में मैं नमक मिला दूंगी, फिर तो किसी को भी इसकी खीर पसंद नहीं आएगी, सबको सिर्फ मेरी मसाला खिचड़ी पसंद आएगी। वहीं दूसरी तरफ रिया सोचती है, जैसे ही ये सिया 2 मिनट के लिए बाहर जाएगी ना, मैं इसकी खिचड़ी में शक्कर मिला दूंगी, फिर आएगा मजा, जब सब इसकी खिचड़ी को नापसंद करेंगे और मेरी खीर की वाह वाह करेंगे। ये सोचकर दोनों बहनें मौका देखकर चुपके से एक दूसरे के खाने को खराब कर देती हैं। रिया सिया खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और सबसे पहले सिया कहती है, आप सब पहले मेरी मसाला खिचड़ी खाकर देखिए ना,
कैसी बनी है? हाँ हाँ बहू, अभी खाकर देखते हैं। जैसे ही सब लोग सिया की खिचड़ी खाकर देखते हैं, सब एक साथ उसे उगल देते हैं। अरे बहू, ये क्या बना दिया? ये मसाला खिचड़ी है या शक्कर वाली खिचड़ी? सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रिया बोल पड़ती है। क्या सिया तू भी? अरे माँ जी, वो ये सिया तो अक्सर ऐसी गलतियां करती रहती है। आप इसकी खिचड़ी छोड़िए और मेरी खीर चख कर देखिए, आपके मुंह का स्वाद अच्छा कर लीजिए। लेकिन जैसे ही सब रिया की खीर खाकर देखते हैं, उन सबका मुंह फिर से बन जाता है। रिया सिया, ये तुम दोनों ने क्या किया है? आखिर खीर में नमक और खिचड़ी में चीनी, आखिर ये सब है क्या? हाँ, ये तुम दोनों ने क्या किया है? भला कोई इस तरह से खाना बनाता है क्या? खिचड़ी और खीर जैसी आसान चीज को भी खराब कर दिया। रिया सिया कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उनकी सास विमला बोलती है, रुको, मैं अभी सबके लिए जल्दी से आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। विमला गुस्से में पराठे बनाने चली जाती है, लेकिन इस सब के बाद भी रिया और सिया को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो जब भी साथ में किचन में कुछ बनाने जाती, हमेशा उनकी लड़ाई हो जाती। इस बात से उन दोनों के सास ससुर और साथ साथ घनश्याम और अनुराग भी बहुत परेशान थे। एक दिन घनश्याम और अनुराग बैठकर यही सोच रहे थे। अनुराग, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब भी सिया रिया साथ में होती हैं, तो वो कितनी बुरी तरह से लड़ने लगती हैं। इसी वजह से हमें खाने को अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा और घर में केवल कलेश ही कलेश है। हाँ भाई, कभी वो चाय में मिर्ची डाल देती हैं, तो कभी दाल में गुड़। मैं तो तंग आ चुका हूं इन दोनों से। जब देखो तब लड़ती रहती हैं एक दूसरे से। हमें ही अब कोई तरीका सोचना पड़ेगा अनुराग, इन दोनों के बीच में दोस्ती कराने का। घनश्याम, भले ये दोनों ऐसे लड़ती हो, मगर हैं तो दोनों बहनें ही। जरूर अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्यार भी करती होंगी। हो सकता है अनुराग, मगर जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं, मुझे इस बात पर बहुत शक है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से प्यार से बात की होगी। देखो घनश्याम, मेरे पास एक तरीका है और मुझे पूरा यकीन है कि इससे उन दोनों में जरूर दोस्ती हो जाएगी। अच्छा, और वो तरीका क्या है? अनुराग घनश्याम के कान में कुछ फुसफुसाता है। अरे वाह अनुराग भाई, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। चलो अच्छा है, उनकी दोस्ती की दोस्ती और हमारा मजा ही मजा। फिर क्या था, घनश्याम और अनुराग सिया रिया की दोस्ती कराने की तैयारी में जुट जाते हैं। अनुराग अपने कमरे में बैग पैक कर रहा था और उधर घनश्याम भी अपना सामान बांध रहा था। सिया अनुराग के पास जाती है और उसे अपना सामान बांधते हुए देखकर उससे हैरानी से पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो सिया, दरअसल आज मुझे और भैया दोनों को एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। हम दोनों कल सुबह ही वापस आएंगे। क्या? पर अभी इस वक्त तो माँ जी और पापा जी भी घर पर नहीं है, वो आपकी बहन के घर गए हुए हैं। फिर तो घर में सिर्फ मैं और रिया बचेंगे। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है सिया? अब घर पे कोई नहीं होगा तो तुम्हें तो रुकना ही होगा ना। घर ऐसे खाली भी तो नहीं छोड़ सकते ना। बहुत दिक्कत है अनुराग, मैं उस रिया के साथ अकेले नहीं रहूंगी घर में। आप मुझे भी ले चलिए अपने साथ। अरे नहीं नहीं सिया, हम लोग काम से जा रहे हैं, कोई घूमने फिरने नहीं। सिया बहुत जिद करती है, मगर अनुराग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। उधर रिया का भी ठीक यही हाल था। थोड़ी देर में अनुराग और घनश्याम घर से चले जाते हैं और रिया सिया अकेली बचती हैं। रिया को कुछ भूख सी लगती है, तब वो किचन में जाती है, मगर सिया पहले से ही वहां अपने लिए खाने को सैंडविच बना रही थी। सिया, तू थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जा, मुझे यहाँ पर अपने लिए खाने को कुछ बनाना है। चल चल बड़ी आई, मैं क्यों जाऊं, मैं पहले से यहाँ थी। जब तक मैं मेरा सैंडविच नहीं खा लेती मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनते ही रिया सिया का सैंडविच उठाकर खा जाती है। क्यों, हो गया ना तेरा सैंडविच खत्म? अब चल जाए यहाँ से और मुझे चाय बनाने दे। कल मुही तेरी इतनी मजाल, रुक अभी बताती हूँ तुझे। इसी बात पर फिर से रिया सिया एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। जब दोनों लड़ते लड़ते थक जाती हैं तो चुपचाप बिना कुछ खाए पिए गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों कुछ खाती पीती नहीं। तभी अचानक से सिया को घर में कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा हो। सिया अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है और बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये क्या? बाहर दो चोर खड़े थे और उन्होंने रिया को पकड़ कर रखा था। रिया बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये क्या, ये चोर हमारे घर में कैसे घुस गए? बचाओ, मुझे बचाओ सिया, पता नहीं ये कैसे घर में घुस गए। रिया सिया को एक चोर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरा चोर सिया को भी पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो। छोड़ देंगे, लेकिन पहले तुम दोनों को
मार तो दें। क्या? नहीं नहीं, भले तुम लोग मुझे मार दो, पर रिया को यहाँ से जाने दो। मैं तुम दोनों को सब बता दूंगी कि गहने कहाँ रखे हैं, मगर पहले उसे छोड़ दो। ये सुनकर रिया चौंक जाती है। मेरी बहन सिया, मुझे नहीं पता था तुझे मेरी इतनी परवाह है। तुम दोनों चोर मुझे मार दो, मगर मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं नहीं, उसको छोड़ दो। सिया रिया फिर से इसी बात पर झगड़ने लगती है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है। सिया रिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहां पर उनके सास ससुर खड़े थे और हंस रहे थे। क्या? मम्मी पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ चोर है, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, वरना ये आपको भी मार देंगे। वो दोनों चोर नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे पति घनश्याम और अनुराग हैं। जरा इनका मास्क हटा कर देखो। रिया सिया ये सुनकर चौंक जाती है और तभी दोनों चोर उन्हें छोड़ देते हैं और अपना मास्क भी हटा देते हैं। हाँ, ये दोनों हम ही हैं। रिया सिया, ये तो बस तुम दोनों बहनों को मिलवाने का एक छोटा सा मजाक था। घनश्याम जी, भला ये कैसा मजाक था? ये कोई मजाक करने का तरीका हुआ भला? हाँ, आप दोनों को पता भी है कि हम कितना डर गए थे। आपको हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। डर के मारे मैं तो अभी तक कांप रही हूँ। अरे, ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो सके। अब तो तुम्हारे साथ साथ हम सब भी जान गए हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी परवाह है। तो फिर आज से तुम दोनों कभी भी झगड़ना मत और इस घर की शांति को बरकरार रखना। हाँ बहू, तुम दोनों लड़ती हो तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। हम सबको ही अच्छा महसूस नहीं होता। रिया सिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति और सास ससुर से माफी मांग लेती हैं और आइंदा कभी न लड़ने की कसम भी खाती हैं। Please subscribe this channel.